Hello friends, myself Rachna Kaur. So I am here for starting the new chapter, first chapter of political science of class 10, that is power sharing. Here we go. So class, I will explain you the whole topic with the help of this PPT, and here we will start with the power sharing. As its name indicate, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, इसका मीनिंग, चैप्टर क्या कहना चाहता है। चैप्टर का मतलब है पावर शेयरिंग, जब हम पावर्स को डिवाइड करते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि डेमोक्रेसी में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो पावर्स को, जो ताकत को, जो अपनी पावर को डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करता है। ये आइडिया बेसिकली डेमोक्रेसी से ही आया है। It is a technique to share power at different level. It is an idea inculcated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only, and the different forms can keep a check on each other. और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया है। यानी कि पावर शेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम पावर को, यानी ताकतों को डिफरेंट लेवल पे बांटते हैं। लेवल का मतलब है कि हर टाइप के लोगों को पावर देना, ताकि लोगों को ये लगे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और ये हमारी डेमोक्रेटिक और ये हमारी कंट्री है। क्लियर? इसीलिए पावर शेयरिंग इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। सो बेसिकली अब हम ये चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। मैंने आपको बताया कि चैप्टर, इसका नाम जैसे पता चल रहा है, इट्स अ पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे क्यों पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ी, कैसे पावर को शेयर किया जाता है, ये कुछ हम पढ़ेंगे दो बेसिक केस स्टडी से, दो एग्जाम्पल से, बेल्जियम और श्रीलंका। और स्टार्टिंग ही आपकी चैप्टर की इन्हीं केस स्टडी से है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पावर शेयरिंग की एक्चुअली जरूरत क्यों है, क्यों हमें जरूरत है कि अपनी ताकतों को डिफरेंट लेवल्स पे बांटा जाए, डिफरेंट पैमाने में इसको जो है डिवाइड किया जाए, डिफरेंट लोगों के बीच डिवाइड किया जाए, और लोगों की क्यों इन्वॉल्वमेंट होती है, क्यों बहुत जरूरी है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम अपने इस चैप्टर में मिलेगा हमें, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्लियर करेंगे एथनिक कंपोजिशन, सबसे पहले क्लियर करेंगे बेल्जियम के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे बेल्जियम कैसी कंट्री है, उसका एथनिक कंपोजिशन क्या है। ठीक है? बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कोई नेबरिंग कंट्रीज हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, और इसकी कैपिटल जो है ब्रसल्स है। प्लस इसकी पॉपुलेशन जस्ट 1 करोड़, जो बहुत ही छोटा हिस्सा है हमारी इंडियन पॉपुलेशन का। क्लियर? आप यहाँ देख सकते हैं यूरोप के किस पार्ट में ये कंट्री एग्जिस्ट करती है और कौन कौन से स्टेट्स हैं बेल्जियम में। You can very well see here, and let's start the important concept here, the ethnic composition of Belgium. यहाँ पे अगर हम बात करें, वर्ड में एक वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ, एथनिक। यू नो क्लास सीबीएसई क्या करती है 1 मार्क के क्वेश्चन में, और जैसे कि आपको पता है अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिलिप्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं। कौन से 1 मार्क क्वेश्चन? सिमिलरली यहाँ पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है एथनिक, एथनिसिटी क्या है या एथनिक क्या है। एथनिक बेसिकली क्या है, जब एक सोसाइटी डिवाइड हो जाती है किसी कल्चर के बेसिस पे, किसी लैंग्वेज के बेसिस पे या किसी रेसिस के बेसिस पे, उसे कहते हैं कि ये एक एथनिसिटी के बेसिस पे डिवाइड है सोसाइटी। ठीक है? बेसिकली इट्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर बिलोंगिंग टू द same ethnic group, believe in their common descent because of the similarities that is prevalent in their particular
ग्रुप सेम। सो आपको यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन क्लियर हो गया है। एथनिक कंपोजिशन का, एथनिसिटी का मतलब है जब कोई एक ग्रुप किसी लैंग्वेज के बेसिस पे, किसी रेसिस यानी स्किन ऑफ कलर के बेसिस पे, या किसी कास्ट के बेसिस पे, या किसी कल्चर के बेसिस पे एक ग्रुप बना लेती है सोसाइटी में, एक सोशल डिवीजन क्रिएट हो जाती है कि सोसाइटी में, उसे कहते हैं हम एथनिक या एथनिसिटी। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आपने ये जरूर कवर कर लेना चाहिए। एथनिक कंपोजिशन, चलिए पढ़ते हैं हम बेल्जियम के बारे में। एथनिक कंपोजिशन जो बेल्जियम में किस तरह से वहां की पॉपुलेशन, वहां की सोसाइटी, वहां के लोग किस तरह से डिवाइडेड थे, किस तरह के लोग वहां पे रहते थे। ब्रसल्स में जो है मेजॉरिटी थी फ्रेंच की, 80% पीपल जो है फ्रेंच में रहते थे, और डच में 20%। और कुछ अलग सिनारियो हम देखने को मिलेगा बेल्जियम के अदर पार्ट्स ऑफ बेल्जियम के दूसरे हिस्सों में। इन अदर पार्ट्स ऑफ बेल्जियम वी विल सी हेयर डच स्पीकर्स जो हैं वो 59% है, फ्रेंच जो कि वैलून रीजन में रहते हैं वो 14% है, और जर्मन 1% है। बेसिकली यहाँ पे तीन तरह के लैंग्वेज स्पीकर्स हैं। One is Dutch speakers, second is French speakers, and third is German speakers. But usually, in fact, आपकी NCERT में भी ये कहा गया है और बोला जाता है, Belgium has some complicated ethnic composition. What is the reason behind that? The reason is because they have separate, in fact, entirely different scenario in the Brussels and the rest of the country. Why so? In the Brussels we can see कि we have the majority of the French speakers. यहाँ पे majority French speakers की है, लेकिन other parts of Belgium में अगर हम देखें यहाँ पे majority जो है Dutch speakers की है। But the question is कि पूरी कंट्री को किसने डोमिनेट किया था? पूरी कंट्री को डोमिनेट करने वाला फ्रेंच स्पीकर्स थे। क्यों? क्योंकि वो एक बेल्जियम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से में उनकी मेजॉरिटी थी। वो ऐसा हिस्सा जिससे वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। ऑब्वियसली एक कैपिटल सिटी है, जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली है और दिल्ली से पूरी कंट्री को कंट्रोल किया जाता है। सिमिलरली बेल्जियम की कैपिटल सिटी जो है वो फ्रेंच है, वो जो है ब्रसल्स है, जहां पे फ्रेंच जो है पूरी कैपिटल, पूरी एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट हिस्से, इम्पोर्टेंट पोजीशंस को जो है ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, जो कि हम देखेंगे क्या रीजंस थे यहाँ पे अनरेस्ट के। हेयर यू कैन सी इन द मैप द फ्लेमिश रीजन, द वैलून रीजन, and the Dutch speakers, French speakers and the German speakers. अब हम देखेंगे कि क्यों फ्रेंच स्पीकर्स ने पूरी कंट्री को डोमिनेट करके रखा हुआ था, क्या रीजंस थे टेंशन के, ऐसा क्या था कि जो फ्रेंच स्पीकर्स ने डच स्पीकर्स को दबा के रखा था। बेसिकली फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं बहुत ही रिच थे और पावरफुल। मैंने आपको पहले भी बताया क्यों वो पावरफुल थे, क्योंकि वो बेल्जियम के एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट पार्ट, एक एसेंशियल एरिया में उनका डोमिनेंस था, जहां से उन्होंने एजुकेशन एरियाज में और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी उनको ऑक्युपाई करके रखा था। और बेचारे डचेस उनको बहुत देर बाद, यू कैन से दैट इन 1980s और इन 1960s दे गेट their economic development, educational development, but very much later, clear, after a lot of protestations and all. और यही रीजन था कि यहाँ पे बेल्जियम में बहुत ज्यादा टेंशन्स जो है माहौल हो गया था, क्रिएट हो गया था, और इसी वजह से यहाँ पे डच की माइनॉरिटी थी ब्रसल्स में और फ्रेंच की मेजॉरिटी थी। अब हम पढ़ेंगे कि क्या मेजर्स लिए गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डच भी तो कंट्री का पार्ट है, वो भी तो सिटीजन है कंट्री के, और व्हाई नॉट जर्मन्स, जर्मन भी तो कंट्री के पार्ट हैं। अरे अगर वो किसी कंट्री में रह रहे हैं सिटीजन्स, तो उनको भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी मैटर वेदर दे आर इन मेजॉरिटी, वेदर दे आर इन माइनॉरिटी। इट डजंट मीन इफ दे आर इन मेजॉरिटी दे विल डोमिनेट द होल कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है।
तो उनकी मांगों को, उनकी बातों को सुनने के लिए अब यहाँ पे क्या चीजें हुई हम देखेंगे और क्या मेजर्स लिए गए और क्यों लिए गए। ऑब्वियसली यहाँ पे इसलिए लिए गए ताकि कंट्री में पीस और इक्वालिटी बनी रहे, और ताकि जो रीजनल का मतलब है ब्रसल्स में कईयों की मेजॉरिटी है और अदर पार्ट्स ऑफ बेल्जियम में किसी और की मेजॉरिटी है, ब्रसल्स में कहीं जो है डच की माइनॉरिटी है, अदर पार्ट्स ऑफ बेल्जियम में फ्रेंच की माइनॉरिटी है। ये जो रीजनल डिफरेंसेस हैं इनको दूर करने के लिए और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज है इनको पैसिफाई करने के लिए, इनको एकोमोडेट करने के लिए, इनको इक्वली एग्जिस्ट करने के लिए इनके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए, एक मॉडल रेडी करा, एक जो है कॉन्सेप्ट लेके आए ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स अमेंड हुआ। क्लास सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम amended during 1970 to 1993, then you need to write it down 4 times, just to specify, to maintain equality, to maintain peace, to maintain harmony in the country, to pacify the regional differences, to control the cultural differences. That's why they taken up with the new finally accommodation model, or you can say that Belgian model, or you can say that to accommodate such differences they have amended 4 times their constitution. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इनकी डिटेलिंग्स अब हम पढ़ेंगे, जिसको हम एकोमोडेशन मॉडल भी कहते हैं, जिसको हम बेल्जियन मॉडल ऑफ बेल्जियम मॉडल भी कहते हैं, एकोमोडेशन मॉडल भी कहते हैं, और इसको यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ द पावर्स आर शेयर्ड इन बेल्जियम। तो यू नीड टू पुट इट डाउन these points which are very essential, which are very important, and class it can be asked, don't take it for granted, but in the exams they can ask the accommodation model. अगर मैं बात करूं इस पूरे बेल्जियम टॉपिक की, उसमें एक important question यही बनता है आपका, explain the accommodation model of Belgium, या how the Belgium resolve their problems during 1993, 1948. Clear? So the answer is here. Firstly, what they did in the Constitution of Belgium, it states that there should be equal proportion of Dutch and French speakers. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 तरह की गवर्नमेंट मैंने आपको बोला बनाई गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही स्पीकर्स का इक्वल शेयर होगा, डच स्पीकर्स का भी और फ्रेंच स्पीकर्स का भी। इनफैक्ट जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो कुछ पावर्स उनको स्टेट गवर्नमेंट को दी थी। कैन एनीबडी टेल मी द रीजन बिहाइंड दैट? सी, होता क्या है, हुआ क्या था कि ब्रसल्स में एक्चुअली क्या है था, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रनिंग ऑन, क्योंकि every part of the country is controlling from the Brussels, and there we have the majority of the French speakers, and they can do anything. They are literally dominating the Dutch speakers to curb their powers, to control their dominance. What the steps they did? They taken away some powers of the central government and given to the state government. Brussels, which has a separate government in which each party have the equal representation, यानी डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, उनकी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई ब्रसल्स में, और एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनी, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन 1 mark क्वेश्चन, what do you mean by community government? Then what you need to write it down, community government is a third kind of government formed in Belgium under the accommodation model, in which the people is elected from each language community, जर्मन से भी, डच से भी, फ्रेंच से भी। बेसिकली पर्पस क्या था, जो भी इनकी कल्चरल डाइवर्सिटीज और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज थे उसको सॉल्व करना इसका पर्पस था। क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द बेल्जियन
model of accommodation or the accommodation model of Belgium. So class, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में अगर मैं बोलूं, इसमें आपने सबसे अच्छे से जो प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करना है आपने एकोमोडेशन मॉडल और बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कम्युनिटी गवर्नमेंट 1 मार्क के लिए आ सकता है. एथनिसिटी या एथनिक का मीनिंग 1 मार्क के लिए आ सकता है. एथनिक कंपोजिशन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बेल्जियम का. सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दीज क्वेश्चन थॉरली. आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपको हर एक कॉन्सेप्ट इसमें समझ आया होगा. और आई होप कि एवरीथिंग हैज बीन क्लियर फ्रॉम दिस, and I also let you know that what kind of a topics, what kind of a questions the CBSE can be asked and more about it. Thank you and have a nice day.